नहीं, हमको शुरू में दिक्कत आई जी। लेकिन एक हमारे सहयोगी थे यादव जी, फार्म भी है और डेयरी फार्म के चलते आगे और भी आप देखे हैं स्वीट का भी काम कर दी है। जी जी। ये थी कि पहले हमको इस चीज़ में जानकारी थी नहीं, क्योंकि हमने कभी गाय भैंस रखा नहीं था। अच्छा। तो वो फीड और अलग से चना चुन्नी और चना छिलका चोकर, लेकिन इसका भी इलाज है। अगर एक बार 2 बार होती है तो उसकी भी इंजेक्शन है। आज हाईटेक ज़माने हो गए। अपने डेयरी फार्म से ही पनीर खोआ बनवाया और हमने चलाकल वाले 28-30 रुपया रेट लगाते थे। उसके बाद हमने पराग में जब दिया तो 30-35 रुपया रेट मिला। तो 30-35 रुपया दूध का रेट, हमको तो 20 रुपया लीटर तो पानी मिल रहा है आज के रेट में। तो इतना मेहनत करके 30 लीटर रुपया दूध बेचा जाए तो ये समझ में नहीं आता। लेना काट दिया जाए तो अभी 1-1.5 लाख रुपया महीना आराम से बच जाता है। बिल्कुल। तो हमको नहीं लगता है कि ये काम कोई बुरा है। और ये नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में और गोरखपुर की सबसे बड़ी डेयरी रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म पे पहुँच चुका हूँ। और आज मैं बता दूं तो आज जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जितने टाइम से, उस टाइम से मुझे आज का ये ऐसा फार्म मिला जहाँ पे आपको इनके दूध का, इनके गोबर का इस्तेमाल इन्हीं के फार्म में हो जाता है। कहीं दूध बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आखिर शुरुआत किए थे, शुरुआत में क्या इनको परेशानियां हुई थी, दूध का क्या रेट था। और आज इनका अगर दूध का रेट देखें तो 100 रुपये केजी है, यानी कि 100 रुपये लीटर है। तो 100 रुपये लीटर यानी कि 28 रुपये लीटर का भी बिकता था और आज 100 रुपये लीटर ये कैसे हो गया। तो हम बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी जानकारी लूँगा। इसके पहले मैं आपको फार्म दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑनर से देखेंगे। तो ये इनका गोबर का जो कंडा बन जाता है, इनके गोबर का इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कि ये जलावन के काम में लाते हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसका कंडा बना देते हैं। जैसे गोबर में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म का आपको एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करेंगे तो गोबर तो वैसे कुछ खेतों में भी डाल देते हैं जहाँ हरा चारा की उपज होता है। और दूध की बात करें तो इनके खुद के मिठाई का दुकान है और ये इनके बेकरी भी खुल चुकी है, जिसमें बेकरी में क्रीम निकाल करके केक वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। सेलिंग अच्छी हो जाती है और शुद्ध जो भी चीज़ है परोसते हैं वो शुद्ध परोसते हैं। मिट्टी के बर्तन में परोसते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मिट्टी के बर्तन भी है। और जैसे हम फार्म में एंट्री करेंगे तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार नस्ल में जो पशुएँ हैं यहाँ पे। तो इनका पशु भी काफ़ी अच्छे नस्ल में है। तो ये गोरखपुर का सबसे बड़ी डेयरी है। तो आइए मैं इनसे एक बात करता हूँ और पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। और उस साइड में देखेंगे तो इनके पास भैंस का भी फार्म है। तो मैं आपको 2 नहीं 3 नहीं 4-5 वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे आखिर हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इधर में आप देखेंगे भैंसों का फार्म है, काफ़ी शानदार। कुछ देसी नस्ल में भी, कुछ HF में सबसे ज़्यादा नस्ल में इन्होंने पशु रख रखी है। तो हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे, बीच में टैंक है, शेड का काफ़ी लंबाई चौड़ाई भी अच्छा है, हाइट भी अच्छा है, गर्मी में भी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका फिर से परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंदन सिंह है। जी। मैं रिद्धि सिद्धि डेयरी स्वीट एंड बेकरी, पहले डेयरी का ही था जी। और स्वीट एंड बेकरी का भी मालिक हूँ जी। तो बहुत सारे दर्शक जो है आपका पहले वाला वीडियो देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। तो मैं फिर से ये चीज़ एक सवाल करूँगा कि आपने कब शुरुआत किया था, कितने पशु से शुरुआत किए थे सर? ये हमको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 2018-19 में मिला। जी। ये शुरुआत हुआ था और आज 22 है। जी। तो हमको 4-4.5 साल हो गया अच्छा इस डेयरी फार्म को चालू किए हुए। और ये अपना ही ज़मीन है और यहीं पे भट्ठा भी हम चलाते हैं। जी। और डेयरी फार्म भी है और डेयरी फार्म के चलते आगे और भी आप देखे हैं स्वीट का भी काम कर दिए। जी। बेकरी भी कर दिए। पहले हम अपना दूध सप्लाई करते थे, अपने अब यूज़ में खुद ले रहे हैं। अच्छा, तो जैसे जब शुरुआत की तो कितने पशु लेकर के आए थे सर? शुरू में हमको याद है अक्टूबर महीना था। जी। अक्टूबर नवंबर में हमने पंजाब से 8 काऊ लेकर आए थे। अच्छा, 8 गाय से मैंने शुरू किया और मैं सोचा था कि बस उतना ही रखेंगे। जी। लेकिन जब गौ माता लोग आई, उनके साथ लगाव हुआ धीरे धीरे। तो ये हुआ कि जब कर ही रहे हैं तो इसको और बड़ा में कर दिया जाए। धीरे धीरे आज हमारे पास लगभग गाय भैंस और बच्चे मिला के 85-90 के लमसम में होंगे, बच्चे सहित। तो 8 पशु जब लेकर के आए तो फिर उसके बाद कितने दिन के बाद पशु बढ़ाए थे? 8 पशु लेकर आए, उसके बाद हम 6 महीने के बाद। अच्छा। फिर हम जनवरी महीने में, नवंबर से इधर 6 महीना हो ही जाता होगा। जनवरी फरवरी में फिर मैंने पंजाब से गाय ही उठाया था। अच्छा। और तीसरे बार जाके हमने फिर भैंस लिया। भैंस की एक पड़िया लिया था। अच्छा। जो पड़िया है मेरे पास। जी। और मैंने 30,000 में वो पड़िया लाया था। और आज वो पड़िया 2 पड़िया दे चुकी है और अपने खुद है। अच्छा।
4 साल में 2 पड़िया दी है और अपने खुद है, और उसकी पड़िया भी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा। और वो तीसरी बार खुद प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो जैसे जब शुरुआत, तो आप तो ईंट भट्टे का काम करते थे, तो शुरुआत में तो काफ़ी परेशानी हुआ होगा, इसका तो अनुभव होगा नहीं आपको? नहीं, हमको शुरू में दिक्कत आई जी, लेकिन एक हमारे सहयोगी थे यादव जी, उनका संरक्षण में, अनिल यादव नाम है उनका। जी जी। उन्हीं के कहने पर हम लोग डेयरी खोले। अच्छा। और धीरे धीरे उनसे सहयोग मिला और उनको हम अपने के यहाँ रख भी लिए। वो देखते रहे। जी। और अब तो काफ़ी नॉलेज हो गया है। अच्छा अच्छा। अब तो किस तरह की परेशानियाँ आती थी सर? परेशानियाँ ये थी कि पहले हमको इस चीज़ में जानकारी थी नहीं, क्योंकि हमने कभी गाय भैंस रखा नहीं था। अच्छा अच्छा। और हमारा भट्टे का काम था। तो शुरू में क्या हुआ कि गाय लाना, खिलाना, पिलाना, क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें। जी जी। बच्चा होने पर जेर न गिराना, मिस्टाइटिस की बीमारी, डॉक्टरों की परेशानी। जी जी। हाँ, दवा टाइम से न होना, जी जी। ये सब अधिकतर कारण थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे तो आप सीख गए। सीखने के बाद फिर आपने जो अपने डेयरी फार्म में अभी 80 पशु है, तो किस तरह के मैनेजमेंट मतलब अभी आप करते हैं, ये आप बताएंगे, क्योंकि बहुत जानना जरूरी है। लोग मैनेजमेंट करना नहीं जानते तो फेल भी कर जाते हैं। देखिए सर, हम लोग ये हमारा काफ़ी लगभग 50 एकड़ का फार्म है ये, जहाँ पे मेरा डेयरी फार्म है और भट्ठा है, और बेकरी स्वीट का भी काम होता है। ये यहाँ पे हम हरा चारा और भूसा जो हम स्टोर भी करते हैं। अच्छा। लेकिन हमको अब जानवर ज़्यादा होने के नाते भूसा स्टोर और करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हमको बाहर से भूसा लेना पड़ रहा है, भूसे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो मान लीजिए इस समय कॉस्टली थोड़ा पड़ जाएगा, लेकिन हम भूसा स्टोर का व्यवसाय इस साल कर लेंगे और भूसा भी कर लेंगे। और हरा चारा हम बराबर देते हैं पूरे अगर हरा, हाँ पूरे चारा। अगर हरा चारा का अभाव होता है तो हम लोग सीतापुर और जगह से साइलेज हमको मिल जाता है। तो साइलेज और भूसा चलाते हैं और दाना तो फीड रहबे करेगा। जी जी। और जब साइलेज ये हरा चारा हो जाता है तो साइलेज हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा। तो सिर्फ हरा चारा जैसे बरसीन, बाजरा, मक्का, ये सब हम लोग देते हैं। और उसके बाद फीड वगैरह में क्या देते हैं? फीड में हम शुरू में अपना फीड बनाते थे। अच्छा। लेकिन फीड बनाने में कुछ दिक्कतें ये आई कि जो आजकल के पोल्ट्री फार्म वाले हैं, ये मक्का का ज़्यादा वो लोग खरीद लेते हैं, कास्टली होने लगा। जी जी। और कास्टली होने के साथ मिल ना पाना सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी। जी जी। और पंजाब में भी कुछ बिनौला की भी दिक्कत थी। तो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं कि अपने जो रामदेव बाबा का जो आता है फीड, जी, क्योंकि वो अभी पूर्ण रूप से स्वदेशी है, वो गौ प्रेमी है। अच्छा अच्छा। हमको नहीं लगता है कि वो गाय के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे, चाहे जो भी रिस्पांस हो। तो वो फीड और अलग से चना चुन्नी और चना छिलका, चोकर, ये सब एक ही में, मिनरल और कैल्शियम, ये सब हम अलग से देते हैं। अच्छा अच्छा। उसी में मिक्स करा के उसको देते हैं। अगर गाय भी हमारी ठीक है। जी जी, बताया जाए। गाय भी हमारी ठीक है उसमें। अच्छा अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे अधिक मिल्किंग वाली गाय मतलब कितने लीटर तक की आपके पास? देखिए, हमारे पास मिल्किंग की गाय जो 30 लीटर तक की हैं, 30 लीटर 32 लीटर, क्योंकि अब गर्मी का समय भी आ गया है और थोड़ा सा मौसम जो चेंज होने पे ऊपर नीचे होता है। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए कभी 25 पे चल जाएंगी, 28, 30, मतलब 25 से 30 के बीच में बराबर रहती हैं। ऐसी हमारे पास 4-5 गायें हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी जो है 16, 17, 15 के नीचे कोई गाय नहीं। अच्छा, 15 के नीचे कोई मतलब 15 से 30 के बीच में आप गाय रखना पसंद करते हैं? जी जी। तो ज़्यादातर पशुओं की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? ज़्यादातर हम पशु की खरीदारी तो पहले हम करनाल से लाए थे शुरू में, जब पहली बार हम लाए। जी जी जी। फिर उसके बाद हमने पंजाब से लाया। जी जी। क्योंकि करनाल जो है ये भैंसों का मार्केट हो जाता है, हरियाणा, और पंजाब जो है HF का मार्केट है। तो फिर हम दूसरी बार जब लाए तो हम फतेहगढ़ साहब से लाए थे। अच्छा अच्छा। एक वहाँ सरदार जी हैं, उनसे मैं लेता हूँ बराबर गाय, और वो हमारे थोड़े संबंधी भी हो गए हैं, तो अच्छे रेट से अच्छी गाय मिल जाती हैं। जी जी। और भैंसे जो है, हम यूट्यूबर हैं सुरेंद्र सनसनीवाल, जी जी, वो हमको भैंसे देते हैं। अच्छा अच्छा। और भैंस मैं उन्हीं से परमानेंट लेता हूँ और अच्छे रिस्पांस हैं। जितना भी आया आज तक कोई गलत नहीं मिला। अच्छा। तो हमारे लिए तो ठीक है, बाकी के लिए जो भी है। तो कंसेप्शन की अगर बात करें तो कंसेप्शन रेट मतलब आपके पशुओं का कैसा है, कि क्या आता है? देखिए, रिपीटिंग ब्रीडिंग जो है, ये तो समस्या है, हर जगह है। अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा सा इसके चलते हम देखें कि देसी जो गाय होती हैं, इस पर रिपीटिंग ब्रीडिंग कम है। HF में ये चीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन इसका भी इलाज है। अगर एक बार 2 बार होती है तो उसकी भी इंजेक्शन है। आज हाईटेक ज़माने हो गए हैं। अच्छा अच्छा। वो भी रुक सकते हैं। तरह तरह के इंजेक्शन भी आए हैं। और भैंसों में ये चीज़ बहुत कम है, रेयर केसों में ये होता है। क्योंकि हमारे पास जब से मैं भैंस लिया हूँ अभी तक, ये 4 साल के दिन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिपीटिंग भैंस हुई हो। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक बार में ही सीमन में रुक जाती है। और मेरे पास बुल भी है। अच्छा। मैं अधिकतर अब अपने बुल से ही यूज कराता हूँ, और गिर का भी बुल है, HF का भी बुल है। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा नेचुरल तरीके से ही हम कराते हैं। तो नेचुरल वाले में तो कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। उसमें जो होता है कीटाणु जो होते हैं
तो मान लीजिए उसका भोजन पानी हर चीज़ वो मिलता है। जैसे मान लीजिए हम सीमेंट डलवाते हैं तो ये 8-10 घंटा काम करेगा और नेचुरल तरीका 24 घंटा 26 घंटा 28 घंटा काम करते हैं। तो इसमें कंसेप्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमको ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं पड़ती है। तभी 1-2 गाय हो जाती हैं, लेकिन उसका समस्या कोई हमारे लिए नहीं है। ये तो 1-2% का तो सर तो रहेगा, 10% 20% तो कहीं भी किसी भी फार्म में है वो, तो इतना रहेगा। तो अभी मतलब बुल रखे हैं किस मतलब की नस्ल का है बुल आपका? हमारे पास 2 बुल हैं। अच्छा। एक बुल हमारा पाइनियर का है, एवीएस का। अच्छा। और एक हमने एचएफ जो है ये क्रॉस में आता है। अच्छा, उसको रखा हूँ मैं। ये सलोन का है। जी। और वो ये दोनों बुल सर्विस कर रहे हैं। और एक गिर का है जो हमने रामदेव बाबा के फार्म से लिया था। अच्छा। और बड़ी मेहनत से वो मिला था बुल और आज तैयार है। और एक मेरे पास अपने ही भैंस का सुरेंद्र सनसनीवाल जी ने हमको दिया था। जी। और वो यूट्यूब पे भी चला है, उनका लल्लन टॉप पे है। अच्छा। कि उन्होंने दिया था कि हमने एक रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म को जो भैंस दिए थे वो 26 लीटर दूध की भैंस दिए थे हमको। अच्छा। उसका हमने सीमन डलवाया था सुल्तान का। अच्छा। जो सुल्तान मर चुका है। जी। अब नहीं है, उसी का बेटा है और वो हमारे पास है और तैयार हो गया है। वो भी अब सीमन सर्विस करता है। तो किस नस्ल की मतलब अभी गाय और भैंस वगैरह रख रखे हैं सर? हमारे पास गिर भी हैं, राठी भी हैं, जर्सी भी हैं। जी। और एचएफ तो है ही है। जी। बाकी सब ये हमारी गिर है। हाँ, ये साहिवाल है। उधर कोने में राठी बैठी हुई है। हाँ। और एचएफ भी है। तो ये है। जी। अभी आपको मतलब कितना साल हो गया इस डेयरी फार्म के लाइन में? 4 साल तो वही बताया, 18 से शुरू किया हूँ, 4 साढ़े 4 साल। अच्छा, तो 4 साल में अभी तक मतलब शुरुआत में दूध कहाँ बेचते थे और अभी कहाँ बेचते हैं? शुरू में जब मैं 6 गाय लाया तो मेरे पास सबसे बड़ी समस्या यही था कि दूध बेचना। ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो हमने शुरू में होटलों पे देना शुरू किया। अब होटल वाले लगन में तो ले लिए, लेकिन जैसे लगन ऑफ हुआ तो कहते थे फैट नहीं आ रहा है, क्रीम नहीं आ रहा है, खोआ नहीं आ रहा है। उसके बाद हमने पराग डेयरी में अपना समिति कराया, पराग में दिया। पराग में भी कुछ संतोषजनक स्थिति नहीं थी। क्योंकि टाइम से पेमेंट न मिलना और वो करना, ये सब दिक्कतें थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे जब हमको लगा कि हमारे दूध से ही प्रोडक्ट बना के मिठाई दुकान वाले अगर पैसा कमा सकते हैं तो हम लोग भी इसमें किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर शुद्ध चीज़ देंगे तो हम भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने अपने डेयरी फार्म से ही पनीर खोआ बनवाया और हमने चला गया राजस्थान अलवर से हमने लिया बॉयलर मशीन जो लकड़ी से चलता है। और उससे हम अपने गाय का दूध जमा के खोआ जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब खोआ जमा के हम अपना स्टोर करते थे। होली दिवाली और लगन में दुकानों पे अच्छे दामों पे मिल जाता था। क्योंकि होली में 400 साढ़े 400 खोआ का रेट प्योर खोआ का मिल जाता है। तो हमको कुछ समझ में आया तो हमने अपना स्वीट का काम कर दिया। आज हमको लगता है गोरखपुर ज़िले में एक माना जाना नाम है रिद्धि सिद्धि के नाम से। बिल्कुल सर। और आप कहीं पूछिए तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानने वाला नहीं है। कोई संदेह नहीं है सर, बिल्कुल। और आप देखे होंगे अभी हमारे यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ लोग लेके आते हैं और शहर लेके मिठाइयाँ जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो हमको मिठाई और बेकरी, तो दिन भर देखिए बाहर भीड़ लगी हुई है। हम लोग अंदर यूट्यूब का काम कर रहे हैं। तो मिठाई का काम हमने किया और हमारा अच्छा खासा। तो जब दूध बेचते थे तो किस रेट से बेचते थे और अभी मिठाई और बेकरी का काम कर रहे हैं तो रेट आपका क्या हो चुका है? देखिए सर, पहले हम जो दूध बेचते थे, जब होटलों पे हम लोग देते थे तो होटल वाले 28-30 रुपया रेट लगाते थे। उसके बाद हमने पराग में जब दिया तो 30-35 रुपया रेट मिला। तो 30-35 रुपया दूध का रेट हमको तो 20 रुपया लीटर तो पानी मिल रहा है आज के रेट में। तो इतना मेहनत करके 30 लीटर रुपया दूध बेचा जाए तो ये समझ में नहीं आता है। तो हमने जब अपना ये क्या बोलते हैं वेंडिंग मशीन लिया जो डोर टू डोर सप्लाई करती है, मैंने 45 रुपया से शुरू किया और 55 रुपया लीटर तक मैंने शहर में सप्लाई दिया। रिद्धि सिद्धि के नाम से गाड़ियाँ जाती थी और दूध सप्लाई देती थी डोर टू डोर। और हमने 55 रुपया तक बेचा। उसके बाद उसी समय मेरा मिठाई का काम शुरू हो गया। मैंने बाहर का दूध थोड़ा कम करके अब अपने मिठाई में यूज़ लेता हूँ। और बाहर से जो लोग दूध लाते हैं उनका 40 रुपया 45 रुपया और 65 रुपया मैं भैंस का दूध ले लेता हूँ। सबका मैं लेके अपने यूज़ कर लेता हूँ। अब बाहर का दूध मैं कम कर दिया हूँ। बाहर दूध अब नहीं बेचता हूँ क्योंकि दूध की खपत ज़रूरत ज़्यादा हमारे पास ही है। लेकिन मेरा भी शहर में घर है इसलिए थोड़ा दूध भेजना पड़ता है। तो उसी में कर लेते हैं। तो रेट मतलब अब क्या हो गया होगा आपका? मान लीजिए हम तो 55 रुपया सप्लाई पे तो बंद किए थे। बंद कर। लेकिन मान लीजिए अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आज देखते होंगे जितनी भी अमूल की हैं चाहे मदर डेयरी है, आपके सामने ही बात हो रही थी, 68 रुपया 70 रुपया इन कंपनियों का दूध हो गया है। तो 70 रुपया अगर मेरा भी माना जाए, क्योंकि मेरा भी घर का दूध है, उनसे अच्छी क्वालिटी के दूध है, तो 70 रुपया देखा जाए तो इसी हिसाब से तो बहुत हुआ। अगर 70 रुपया ही मानते हैं, क्योंकि हमारा
मिल्किंग दोनों टाइम का गाय और भैंस का मिला के 350 एबव हो जाता है। कभी 10-5 लीटर ऊपर 10-5 लीटर कम। तो मान लीजिए 15,000 20,000 का तो दूध ही हो जाएगा रोज का। तो इस हिसाब से तो हमारा भी दूध उसी रेट से चाहिए, क्योंकि अब तो हम दूध बेचते नहीं हैं। हमारा दूध तो प्रोसेसिंग में आ गया, मिठाई का बिक्री हो गया। लेकिन अगर अदर कंपनियों का रेट देखा जाए कि 65 78 रुपया 70 रुपया उन लोगों का रेट है, तो इस हिसाब से मेरा भी दूध का दाम वही हुआ। बिल्कुल उनसे प्लस ही हुआ, कम नहीं। हाँ बिल्कुल सर, तो ये अब सबसे अच्छा फार्मूला दूध का रेट बढ़ाने का अपने आप से। जी जी जी। तो अगर खिलाने वगैरह का खर्चा देखा जाए तो मतलब लेबर बहुत सारे, तो आपके लेबर भी होंगे इसमें, तो पूरा अगर देखा जाए तो कितना हो जाता होगा सर? देखिए लेबर हमारे पास इतने कर्मचारियों में 7 लेबर हैं, 2 लोग सफाई में रहते हैं, 5 लोग खिलाने में रहते हैं। जी जी। 12,000 14,000 जैसे जिसकी काम है उस हिसाब से तनख्वाह हम लोग देते हैं। और लेबर आप व्यवस्था देंगे, अच्छे देंगे, सुविधा देंगे, तो ऐसा नहीं है कि लेबरों को भी काम चाहिए, सबको काम चाहिए। सब लोग हैं, हमारे सामने खड़े भी लोग हैं और ये मालिक के तौर पे देखते हैं। हाँ, इस समय जब से काम थोड़ा बड़ा है, समय भी कम दे पाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि भट्टा भी चल रहा है, जी बिल्कुल, डेयरी भी चल रही है, ब्रेकरी भी चल रही है, तो ये लोग ही सारा काम करते देखते हैं। अब हम थोड़ा समय कम भी दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब चल लिया और कोई परेशानी नहीं है इस समय। तो अगर देखा जाए तो सर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख का दूध लगभग आपका, मतलब ये प्रोसेसिंग करके 5 लाख का दूध हो जाता है। हाँ, 5-5.5 लाख रुपया एबव जाता होगा। और खर्चा मान लीजिए अगर सारे लोगों का रखा जाए तो 4 लाख भी अगर निकल जाता है, क्योंकि हमको तो करना नहीं होता है, करने तो आदमी है, तो आदमी तो रखना है, उनको देना है, उनके पास भी परिवार हैं, बच्चे हैं, तो देने लेना काट दिया जाए तो भी 1-1.5 लाख रुपया महीना आराम से बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको नहीं लगता है कि ये काम कोई बुरा है। और एक जगह बैठे हम खेती भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरा 50 एकड़ का फार्म भी है। भट्ठा भी देख लेते हैं, स्वीट का काम भी देख लेते हैं, और बेकरी भी देख लेते हैं। और तीनों काम मेरा धड़ल्ले से चलता है। और कहीं भी पूछिए तो लोग, शहर के लोग आते हैं और यहाँ सामान लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ अब आपके सामने ही अभी एक कर्नल साहब जी आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे खुद बधाई देकर गए हैं। ऐसे बहुत लोग आते हैं और कोई ना कोई दिन भर रोज विजिट करने आता है। मैं तो यही जानूंगा कि अगर काम कोई भी लगन से किया जाए तो फेल नहीं हो, करने का तरीका होना चाहिए और सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जाए। जी, पैसे तो लगते हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। लेकिन हौसला रखिए, एक दिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि एक बार बड़ा किया जाए, थोड़ा थोड़ा काम किया जाए। कभी आप भी 28 रुपये दूध बेचे, 28 रुपया बेचे, जी घरना गया कि मतलब इस तरह बताइए, 20 रुपया बोतल में पानी भर के। हमारे हिंदुस्तान में सबसे अवेलेबल चीज़ है तो वो पानी है। आदमी के शरीर के अंदर 75% पानी है। जी जी। और वो पानी हम 20 रुपया में पीते हैं। दिमाग लगा के 20 रुपये लीटर बेच ले रहे हैं। तो दिमाग इसमें भी लगाए तो कहीं ना कहीं इसको भी 100 रुपये लीटर, तो ये 100 रुपया लीटर। और दिल्ली बॉम्बे में अभी देखिए जो A2 मिल्क चला हुआ है, A2 है, A1 है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि A2 कह रहे हैं तो A2 ही होगा। जी जी, क्योंकि इसका कोई मानदंड तो किसी के पास है नहीं। और 100 रुपया लीटर दूध बेच रहे हैं। आज लगन के दौरान हम ही लोग, हमारे पास 2000, 1500, 2000 लीटर पर डे की दूध की खपत है। मैं भी बाहर से कंज्यूम करता हूँ दूध, क्योंकि इतना दूध तो अवेलेबल हमारी डेयरी से हो नहीं पाएगा। कुछ डेयरियाँ हैं लेते हैं, कुछ कम पड़ता है। तो आज के डेट में दूध मिल भी नहीं रहा है। और लोगों का सबसे ज़रूरी चीज़ होता है दूध, क्योंकि दूध ऐसा चीज़ है कि हर घर में यूज होता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक चाय पीना, बच्चों को पिलाना, और दूध का ही रेट सबसे कम है। और सब लोग टाइट हो तो दूध का रेट बढ़ेगा। दूध का लीटर आज के रेट से तो 100 रुपया इस महंगाई के ज़माना में होना ही चाहिए। और सब लोग एक अपना संगठन बनाएं, अच्छा दूध दें। कुछ दूधिया भी ऐसे हैं कि दूध के नाम पे गलत काम करते हैं, पानी डालते हैं, ये करते हैं, तो उसको भी क्वाय करते हैं। लेकिन सही सामान दें, सही रेट लें, तो लोग देंगे, मजबूर होंगे, देंगे, ज़रूर देंगे। बढ़िया सामान मिलेगा तो आज बताइए 40 किलोमीटर शहर से लोग आते हैं यहाँ मिठाई ले जाने, तो अच्छे सामान के नाते ही आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंटीरियर में भी है, लेकिन यहाँ से लोग लेके आते हैं। और हमने चौराहे पे, अभी आपको दिखाएंगे, अभी चौराहे पे मिठाई का भी अच्छी शॉप डाला है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आप बात बताएं, धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।